अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ एक दोस्त हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट पे आए हैं, तो मैंने कहा इनसे इंटरव्यू करते हैं, ये कैसे आए और इनको पाकिस्तान या इधर क्या मुश्किलात आई और आप जर्मनी में कैसे ये आगे चल रहे हैं। जी, आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अकील अहमद है और मैं जर्मनी में आज से तकरीबन 10 माह पहले यहाँ पे जर्मनी में पहुँचा। 10 साल या 10 माह? 10 माह पहले। अच्छा, तो आप पाकिस्तान से कैसे आए इधर? यहाँ पर ना तकरीबन 8 साल पहले जर्मनी में मेरे पापा आए थे जी। तो वो यहाँ पर रहते थे, उनका केस पास हुआ, फिर उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हम सारी फैमिली यहाँ पे आई थी। ठीक हो गया। तो आपके जब पाकिस्तान से आप आए हैं, स्पॉन्सर किया वाले साहब ने, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप फैमिली बेस पे आए हैं? हाँ जी हाँ जी, फैमिली वीज़ा पे। ठीक है, फैमिली वीज़ा पे आए हैं, फैमिली बेस पे आए हैं। तो जब आप पाकिस्तान से आए तो आपको कोई मुश्किलात आई उधर पेपरों में, या कैसे काम हुआ आपका, क्या क्या बना? जी, जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे वाले साहब मेरे वो यहाँ पे तकरीबन 8 साल पहले यहाँ पे आए थे जी। तो अगर उनका केस पास हो जाए तो फिर वो अपनी फैमिली को पीछे स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। वो केस आता है री यूनियन वीज़ा का। अच्छा, री यूनियन वीज़ा जो होता है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसमें आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, जो बच्चे 18 साल से छोटे होते हैं आप उन्हें बुला सकते हो। तो मेरी उम्र 18 साल से कम थी और एक मेरा और भाई है, वो भी मेरे साथ आया और मेरी वालदा आई हैं। अच्छा। तो जब मेरे पापा ने यहाँ से हमें स्पॉन्सर किया तो हमने वहाँ से एम्बेसी से टर्मीन वगैरह ली जी। तो वो तकरीबन हमें डेढ़ साल की जो है वो टर्मीन मिली थी। अच्छा। वो भी एक काफ़ी लंबा अरसा था। फिर हमें उसके बाद में हमने जब अपनी फ़ाइल जमा करवाई फिर उसमें ना उन्होंने कुछ एलिगेशन लगा दिए, कुछ हमारे पेपर्स में वो फॉल्ट था, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था इतना, क्योंकि हमें कोई इतना बताने वाला नहीं था ठीक है, जिस वजह से हमारा जो वो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा हो गया। और इस प्रोसीजर में जब मेरे पापा ने यहाँ से हमें वीज़ा के लिए वो किया तो इस दौरान हमें 2.5 साल लग गए तकरीबन। तो इस प्रोसीजर में तकरीबन 2.5 साल गुजर गए। वो उसकी वजह मेन बेसिक यही थी कि कुछ ना हमारे पेपर्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, कुछ नाम का मसला था, वो हमें इतना आइडिया नहीं था और हमें किसी को बताने वाला नहीं था। ये तो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि पूरे यूरोप में और कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी आप जाएं, अगर आपकी स्पेलिंग की एक स्पेलिंग की भी गलती है तो वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए जो आपका बेफर्म में नाम हो या जो स्पेलिंग हो और जो या FRC में हो और जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे हो, जो पासपोर्ट पे हो, जो ID कार्ड पे हो, हर नाम का स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो, नाम सेम हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, जो भी है सब में सेम होगा तो ये एक्सेप्ट करते हैं, वरना ये एलिगेशन लगा देते हैं। जी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो कहते हैं कि आपके टोटल जितने फॉर्म में सब में एक नाम लिखा होना चाहिए, कोई स्पेलिंग इशू तक नहीं होना चाहिए आपका, डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग, हर चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा ऐसे ही वो कुछ इशू बन गया था, वो नाम स्पेलिंग का मसला था, तो इसलिए उन्होंने एलिगेशन लगा दिए, फिर उसमें हमने उसको ठीक करवा के दिए, फिर वो जाके उन्होंने हमारा जो है ना फाइल एक्सेप्ट की। ठीक है। चलिए मुख्तर, आप कितनी देर में इधर पहुंच गए? तकरीबन हमें 2.5 साल लग गए थे यहाँ पे आते। जब आपके पापा ने स्पॉन्सर किया उसके बाद 2.5 साल लगे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, जब उन्होंने स्पॉन्सर किया उसके बाद हमें यहाँ पर आते आते 2.5 साल लग गए। मगर जो एम्बेसी पहली जो डेट देती है वही 18 माह या 1 साल के या 18 माह के बाद होती है? जी जी, वो हमने पहले टर्मीन ली थी तो हमें वो 1.5 साल की टर्मीन मिली थी, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे भी ज़्यादा लेट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इससे भी बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। अब तो आजकल वो टर्मीन दे ही नहीं रहे, वो कहते हैं अभी वेट करो तो बाद में हम आपको टर्मीन देंगे, और वो 18 माह की, 20 माह की ऐसे टर्मीन दे रहे हैं। ठीक है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि जर्मनी में जब आप आए तो आपने क्या प्रोसीजर किया, कैसे किया, पढ़ाई की, आपने काम किया, या क्या हिसाब किताब था? जी, जब हम यहाँ पे आ गए थे फिर उसके बाद सबसे पहला काम था हमारा, जो मेन फोकस था वो यहाँ की जो लैंग्वेज है डॉइच, क्योंकि डॉइच दुनिया की मुख्तलिफ जो है ना वो ज़बानों में वो मुश्किल तरीन ज़बानों में शुमार होती है। तो मेरे लिए जैसे आते जो डॉइच है वो एक बहुत मुश्किल ज़बान थी, तो क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता था और पढ़ने के बाद मैं फिर यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं ज़ुबान सीख रहा हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ज़ुबान ना यहाँ पर आएगी मैं कोई भी ना पढ़ाई कर सकूँगा, ना मैं कोई काम कर सकूँगा, ना मैं किसी से बात कर सकूँगा। बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब आपने ये फील किया है कि इधर जर्मनी में हर जगह आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ज़ुबान लाजमी है। कि आप शॉप में जाते हैं, आपने कोई शॉपिंग करनी है, आप किसी दफ्तर में जाते हैं
कहीं भी आप चले जाएं आपको जर्मन ज़बान लाजमी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपने ज़ाहिर बात है इन लोगों में रहना है तो फिर आपने इनकी ज़ुबान जो है वो सीखनी है। ठीक हो गया। तो आप इधर जब स्कूल में आए तो किस क्लास में आपने एडमिशन लिया, या क्या हिसाब किताब है एडमिशन लेने का? जो आप क्लास में उससे पीछे लेना है या क्या, या उसी क्लास में क्या होता है? नहीं, यहाँ पर ऐसे है कि आपको स्कूल में वो रख लेते हैं, लेकिन वो आपका एक बेसिक टेस्ट लेते हैं। अच्छा। जिसमें वो आप कुछ इंग्लिश के सवाल होते हैं, कुछ मैथ के सवाल होते हैं, वो आपको चेक करते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हो या क्या है। ठीक है, तो वो उससे अंदाज़ा आपका लगाते हैं, फिर आपको उस क्लास में लगाते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको डोइच क्लास में भेजते हैं कि आपको सबसे पहले डोइच आएगी तो फिर आप बाकी मजमूनों की आपको समझ आएगी, फिर आप पढ़ सकते। उनको भी पता है कि सब कुछ जो दारोमदार है वो लैंग्वेज ही है। जी जी, लैंग्वेज बेस बनेगी तो आगे इंसान चलेगा। जी जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है कि मैं भी जारी बात है मुझे स्कूल मिला, लेकिन सबसे पहले मुझे डोइच कोर्स मिला हुआ है। ठीक है, वो मुझे डोइच सिखाते हैं। आप नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं क्लासेस में, या आप लैंग्वेज ज़्यादा कर रही हैं? थोड़ी सी लैंग्वेज ज़्यादा नॉर्मल क्लास है? वैसे लैंग्वेज नॉर्मल स्कूल है, उसके अंदर बाकी मज़ामीन भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो डोइच में है। अच्छा। जो ज़्यादा वो बेस डोइच की है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो आगे आपको क्या करने का रहता है? बरूफ करेंगे, क्या करेंगे, डिप्लोमा वगैरह कोई? जी सबसे पहले तो मुझे यही है कि मैं जो इसमें डोइच में बेस वाइक ईजिली वो अपना जो है ना वो इसको अच्छी तरह सीखूं और ये मुकम्मल करूं। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे पता है कि हाउस बिल्डिंग के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले डोइच ज़बान सीख के फिर मैं जो है वो हाउस बिल्डिंग करूँगा। कोई अच्छी सी देख के, अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ का, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया मैं नया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो काफ़ी सारी हाउस बिल्डिंग है जो ईजी हैं, वो आप कर सकते हैं ईजीली। गवर्नमेंट यहाँ पे आपको पे करती है, वो आपको पढ़ाती है, वो आपको सिखाती है, वो आपको कहती है कि आप काम करो, तो वो पूरा आपको जर्मन हुकूमत एक जो आपको पढ़ने वगैरह का सारा कुछ खर्चा कौन अफोर्ड करता है? जी जी, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पढ़ाती है पूरा हर तरह का। जी जी बिल्कुल, आपको अपना स्कूल का खर्चा भी देती है, आपका घर लेके देती है जहाँ पे आपने रहना है, जितनी देर तक आप पढ़ रहे हो आपका सारा खर्चा आपके खाने पीने का वो उठाती है। अगर आप कहते हो कि मैंने ये हाउस बिल्डिंग करनी है, कोई काम सीखना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी काम है वो हाउस बिल्डिंग के बगैर नहीं कर सकते। पहले आप उस काम को सीखते हो, फिर आप वो कर सकते हो एक अच्छी तरह। वो हाउस बिल्डिंग होती है जैसे इंजीनियरिंग, जिस आम लफ्ज़ों में जिसे इंजीनियरिंग कहते हैं, वो यहाँ पे आपको पूरा सिखाते हैं, फिर वो जो है ना आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो जितनी देर आप ये पढ़ते हो और काम कर सीखते हो, वो गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाती है टोटल तौर पर। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन? जी जी, मैंने जैसे आपको बताया खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। ठीक है नाज़रीन, दोस्तों आज इनको जल्दी है, ये उन्होंने कहीं दूर जाना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये हमें टाइम देंगे। हम इनका मज़ीद जो इनको प्रॉब्लम आने में आई, इधर आके जो फेस की उन्होंने, उसके बारे एक इंटरव्यू और करेंगे। अब हम इनसे इजाज़त चाहते हैं और ये हमसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।